Hi students, how are you? So welcome to the day first of your class 12th accounts batch. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हो। आपको ये 2-3 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होने वाले। फाइन। तो अभी तक अगर हम लोगों ने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था चीज़ों को, क्लास 12th में थोड़ा सा डीप जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन। तो फर्स्ट डे से ही ये हैबिट डालनी है आप लोगों को कि आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तब तक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे। फाइन। क्योंकि क्लास 12th में सिर्फ क्वेश्चंस करना विल नॉट वर्क। फाइन। तो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन कॉन्सेप्ट एज वेल। फाइन। ताकि हम लोग कैसे भी आंसर कर पाएँ। आपको पेपर चेक किसी भी बुक में से आएगा, किसी भी सैम्पल में से आएगा, यू कैन ईजिली सॉल्व इट अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो। फाइन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से कि हमें क्लास 12th में क्या पढ़ना है। हर एक चीज़ हम लोग को क्लियर होनी चाहिए कि हमने क्लास 11th में कौन सी अकाउंट्स पढ़ी थी, क्लास 12th में हम लोग कौन से अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्हें पता है कि चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th में था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ नालायक ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता, इतना भी याद नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस था, जिसमें आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। कुछ सोलो प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, कंपनीज़ के बारे में पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा था। आपको कुछ याद है? तो अभी क्लास 11th में जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, वो आपने अकाउंट्स मेंटेन करे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस होता है तो उसको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। आपने 11th क्लास में जर्नल एंट्रीज करी, कैश बुक, सब्सिडायरी, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, फिर आपने सीखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको इतना याद है? मैं सब मान के चलूँ कुछ बच्चों को तो याद होगा, तो जिनको याद नहीं है, अब आप आज फर्स्ट डे से बहुत अच्छे से समझना, अभी भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फाइन। लेकिन मैं कहूँगा एक बार आप ट्रेडिंग पीएल वाला चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे क्लास 12th में। फाइन। उसके अलावा अगर आपको ABC भी नहीं आती तो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फाइन। अब थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या करना है बच्चों, हम लोगों को क्लास 11th में हम लोग किसके बुक्स पढ़ चुके हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की। फाइन। क्लास 12th में हम लोगों को क्या सिलेबस है? हमें पार्टनरशिप के अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और कंपनीज के। एक था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो इस बार NPO बनकर आ गया। तो आपकी टोटल क्लास 12th में 3 बुक्स आपको पढ़नी है। फर्स्ट इज NPO इन पार्टनरशिप। फाइन। सेकेंड इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और थर्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी कंपनीज को लेकर ही है। तो बेसिकली जो आपको 3 फॉर्म्स के बारे में क्लास 12th में पढ़ना है, अकाउंट्स जिनके मेंटेन करने हैं, दे आर पार्टनरशिप, कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए उन्होंने NPO वाला चैप्टर बना दिया, वो एक ही चैप्टर में पूरी यूनिट फिनिश है। इसके बाद उन्होंने एक यूनिट बनाई पार्टनरशिप। तो आपकी जो टोटल 3 बुक्स है बच्चों, उसमें से फर्स्ट है NPO इन पार्टनरशिप। आपके पास शायद ये वाली बुक आपने ले ली होगी तो आपको पता होगा। आप ध्यान से कवर देखो, उस पर क्या लिखा हुआ है? NPO एंड पार्टनरशिप। मतलब उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी NPO बनकर आया और दूसरा पार्टनरशिप की पूरी अकाउंट्स इस बुक में कवर हो जाएगी। फाइन। बाकी की जो 2 बुक्स हैं वहाँ पर हम लोग कंपनीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कंपनीज अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है। फाइन। तो अभी अगर मैं बात करूँ फर्स्ट बुक की, तो ये आपके सामने 8 चैप्टर्स है। फर्स्ट NPO, उसको अलग कर देते हैं, वो अलग यूनिट हो गई। पार्टनरशिप एक अलग यूनिट हो गई। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पार्टनरशिप से। फाइन। पार्टनरशिप में टोटल 7 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में वो लोग आपको एंटर करना सिखाएंगे। जब 2 पार्टनर्स एंटर करते हैं पार्टनरशिप में तो क्या क्या अकाउंट्स हम लोगों को बनाने होते हैं। इसके बाद चैप्टर है गुडविल। गुडविल आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस को गुडविल बोलते हैं। ये सिर्फ इसकी कैलकुलेशन सिखाएंगे वो आपको कि किसी भी फर्म की गुडविल कैसे निकाली जाती है। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में काम में आती है। इसके बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसके बाद चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब जब नया पार्टनर एडमिट होते हैं तो व्हाट अकाउंट्स यू नीड टू प्रिपेयर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई फर्म छोड़कर जाता है उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब उसको ये मौका भगवान देते हैं, मतलब जब उससे फर्म ज़बरदस्ती भगवान छुड़ा लेते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो आपको कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसके बाद लास्ट है बच्चों डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है जब फर्म को वाइंड अप करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। फाइन। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने आपको पार्टनरशिप के बारे में पूरा A to Z समझाना है कि जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी पार्टनर्स के बीच में तो क्या होगा, नया पार्टनर आएगा तो क्या होगा, कोई जाएगा तो क्या होगा, फर्म बंद होगी तो क्या होगा। फाइन। वो आपको परफेक्ट करेंगे सब चैप्टर्स में अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। गॉट इट। तो आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जरा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट चैप्टर। इसमें आज हम लोग सिर्फ पहले तो इस वीडियो में सिर्फ बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे। फाइन। बेसिक थ्योरी में सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों? सिंपली कुछ जने मिलकर जब ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर काम करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉस को शेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। फाइन। तो बुक की टर्म्स में क्या हमें पढ़ना है वो समझते हैं। लिखा है पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 एज फॉलोज। आपको दो बातें अंडरलाइन करनी है। 1932 एक्ट होता है और सेक्शन नंबर 4 जिसके अंदर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। अब पढ़ते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहाँ पर शेयर द प्रॉफिट्स मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है, प्रॉफिट्स का मतलब सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं है, लॉसेस भी होते हैं। फाइन। अगर लॉस होंगे तो भी वो किसी रेशियो में शेयर होंगे, प्रॉफिट्स होंगे तो भी किसी रेशियो में शेयर होंगे। ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये येलो कलर से इसलिए थोड़ा सा ये बात समझने वाली है। क्या लिखा है? ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब होता है या तो वो सारे मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक जना भी बाकी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकता है और उनको अपनी एक्टिविटीज़ और अपने डिसीजन से बाइंड कर सकता है। फाइन। तो स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं बाकी सब और एक एक्टिव पार्टनर हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने यूज़ किया, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और अगर सारे एक्टिव पार्टनर्स हैं तो कैरिड ऑन बाय ऑल। गॉट इट? तो मतलब हो सकता है कि सारे के सारे एक्टिव पार्टनर्स हो, या हो सकता है कि कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स हो और कुछ एक्टिव पार्टनर्स हो। फाइन। तो देखो जो चीज़ें अलग कलर से आपको दिखती हैं यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इनको हाईलाइट किया जाता है। फाइन। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें साथ साथ नोट करनी है। अभी वैसे आपको फर्स्ट क्लास में नोट करने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। ये स्लाइड्स में आपको सेंड कर दूंगा, आप घर पर इसके नोट्स बनाओगे। ठीक है? जो चीज़ें मैंने अलग पेन से लिखी हुई है आपको ये हाईलाइट करनी होती है। यहाँ पर कितनी चीज़ें हाईलाइट करी गई है? सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4, जिसके अंदर हमें डेफिनेशन गिवन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फाइन। ये तो थी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद पढ़ते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। वो तो हम सबको पता है, कम से कम 2 पार्टनर्स तो चाहिए। अगर वो 2 भी नहीं है कम से कम, तो एक अकेला तो क्या बन जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। फाइन। तो यानी कि पार्टनर्स कम से कम 2 होते हैं और मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। फाइन। तो पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर्स? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है 1 मार्क में। फाइन। तो ये क्लियर है आपको? आगे चलें। कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं जैसे कि एग्री, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने आप इनको एक्सप्लेन नहीं किया। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, जहाँ से हमें क्वेश्चन समझने हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ओरल एग्रीमेंट कभी भी वैलिड नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ, रिटन एग्रीमेंट इज ऑलवेज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। फाइन। इसके बाद लॉफुल बिजनेस। आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप किसी इलीगल बिजनेस को थोड़ी ना जाकर रजिस्टर करवाओगे। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। किसी ना किसी स्पेसिफाइड रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। इसके बाद बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेम स्टेटमेंट है जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। आगे चलते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है अभी। अभी सिर्फ हम आज थोड़ी सी थ्योरी टच करने आए। फाइन। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है आज। तो ये थ्योरी जितनी सफिशिएंट है आपके लिए, मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? इसके बाद है पार्टनरशिप डीड। आपको पता है 11th क्लास में पार्टनरशिप डीड भी हुआ करती थी। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? जो रिटन एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ मिलकर क्या कहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। अभी हमने बात करी थी कौन सा एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता इन द आइज ऑफ लॉ? ओरल एग्रीमेंट। फाइन। तो ओरल को नहीं, जो रिटन एग्रीमेंट होता है जिसकी पूरी लिखा पढ़ी होती है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम सारी मेन बातों को क्लॉजेस के थ्रू रिटन डाउन करते हैं ताकि आगे जाकर फ्यूचर में कभी पार्टनर्स की लड़ाई ना हो किसी चीज़ को लेकर। पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर साइन करेंगे एंड हैव सम क्लॉजेस रिगार्डिंग पार्टनरशिप। और वो कौन कौन से क्लॉजेस हो सकते हैं? जनरल क्लॉजेज होंगे, फर्म का क्या नाम है, पार्टनर्स का क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, किस चीज़ का काम करने जा रहे हैं हम लोग। फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होती है। फाइन। अभी आपको ये सारी चीज़ों का मतलब हल्के हल्के करके समझ में आएगा। आप ये मत सोचना कि आप सागर सर के पास आ गए तो जादू हो जाएगा, एक दिन में हमें पूरी पार्टनरशिप समझ में आ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता बच्चों। आज आपका फर्स्ट डे है क्लास 12th में। फाइन। आपको याद है 11th क्लास में जब आपका फर्स्ट डे था, आपने एसेट्स पढ़े थे, लाइब्रेरीज पढ़े थे, तो फर्स्ट डे तो डाउट्स रहते हैं ना। उसके बाद अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ तो आपको अच्छे से पता है क्या होते हैं। फाइन। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट डे कभी भी चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती। और पहली बात, आप मेरे से शायद फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए 2 या 3 दिन चाहिए होंगे। फाइन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा हम लोगों को। आई कैन गारंटी मैं 3 दिन के बाद आपसे पूछूंगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। फाइन। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, गारंटी है। फाइन।
तो थोड़ा सा आज ऐसा हो सकता है कि आज आप उतने कंफर्टेबल ना हो, कल आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी, परसों और अच्छी समझ में आ जाएंगी, तरसों मैं आपसे बात करूँगा कि आप परफेक्ट हुए या नहीं हुए। फाइन। इसके बाद और पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या क्लॉजेज लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बारे में सारी डिटेल्स होती है। फर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का मतलब मेन बिजनेस की लोकेशन कौन सी जहाँ से हम बिजनेस ऑपरेट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस गुस्से वाला है या बहुत कूल माइंडेड है। नालायक हो। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है, मैंने इसे इसलिए बोला, कुछ बच्चे ना फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर एक कॉलम होता है नेचर ऑफ फादर, नेचर ऑफ बिजनेस का, नेचर का सॉरी, फादर्स नेम आता है। पिछले साल के फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेचर हमने दिया हुआ था कि आपको ये बताना कि आपके फादर किस चीज़ का बिजनेस करते हैं। फाइन। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या कहीं पर जॉब करते हैं। तो कुछ बच्चे लिखते थे वेरी कूल, कुछ बच्चे लिखते थे बहुत गुस्से वाले हैं सर। फाइन। तो नेचर का मतलब यहाँ पर अपनी नेचर की बात नहीं हो रही है। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि वो किस चीज़ का बिजनेस है, वेदर इट इज़ अ ट्रेडिंग फर्म और मैन्युफैक्चरिंग फर्म। इसके बाद है बच्चों कमेंसमेंट डेट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट कब हो रही है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में पार्टनर्स, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आज हमें प्रैक्टिकली यूज़ करनी होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों, जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उसके ऊपर फर्म आपको इंटरेस्ट पे करती है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको शायद पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो क्या बोलता था कि फर्म अलग होती है, ओनर अलग होता है। फाइन। हमेशा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी जो कैपिटल लायबिलिटी होती है बच्चों, कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, आप जब चाहे निकाल सकते हो उसको, तो वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। फाइन। तो देयरफॉर वी ऑलवेज अंडरस्टैंड द अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फर्म, नॉट अकॉर्डिंग टू ओनर। तो ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है, फर्म उसको इंटरेस्ट देती है, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या रेट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसी होगी, मतलब किस रेशो में वो लोग प्रॉफिट्स या लॉसेस शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, कितनी सैलरीज मिलेंगी पार्टनर्स को काम करने के लिए। रेम्यूनरेशन मीन सैलरीज। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कैसा होगा, जैन से लेकर दिसंबर होगा या अप्रैल से लेकर मार्च होगा। मैक्सिमम क्या होता है, अप्रैल टू मार्च। फाइन। इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को। अब आगे समझते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर 4 मार्क्स में अगर कभी थ्योरी का क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से तो यहीं से आएगा। बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पार्टनर्स डीड बनाना भूल गए या उन्होंने रिटन एग्रीमेंट नहीं किया तो इन बातों का सॉल्यूशन क्या निकालना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं पे करेंगे पार्टनर्स को अगर उन्होंने डीड में मेंशन नहीं किया होगा। फाइन। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन नहीं होगा तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। फाइन। ये चीज़ें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझ में आएंगी, डरने की बात नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा आप समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कोई रेट नहीं चार्ज किया जाएगा, मतलब अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स करेंगे तो उनसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा अगर डीड में मेंशन नहीं किया था तो। इसके बाद रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी नहीं पे करी जाएगी किसी पार्टनर को अगर उन्होंने पहले एग्रीमेंट में ये बात क्लियरली लिखी नहीं थी। 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट फिक्स होता है 6% पर एनम। क्या होता है, 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उसके बाद अगर डीड साइलेंट भी है तो भी 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है पार्टनर को फर्म से। फाइन। ये चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। फाइन। इसके बाद अच्छा ये रूल्स होते हैं, इसमें हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों, 2 बातें होती है अकाउंट्स में। एक होती है एजम्पशंस जो आपके हाथ में होती है, एक होती है प्रिजम्पशन जो पहले से प्री एज्यूम्ड होती है। फाइन। इसमें हम लोग अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ये रूल्स हम लोगों को लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, क्या आपने दिमाग लगाया कि एसेट्स क्यों डेबिट होते हैं, नहीं, ये रूल था, ये प्रिजम्पशन थी जो हम लोगों को फॉलो करनी पड़ती है अकाउंट्स में। फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा इक्वल होती है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर नहीं करा आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है तो हम हमेशा इक्वली प्रॉफिट्स को बांट देंगे या लॉसेस को। इसके बाद एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई भी नया पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है तो जब तक बाकी के सारे पार्टनर्स अपनी कंसेंट नहीं देंगे, जब तक बाकी के सारे पार्टनर्स राजी नहीं होंगे तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। फाइन। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड इफ ऑल द पार्टनर्स आर नॉट एग्रीड। फाइन। तो नया पार्टनर तभी एंटर हो सकता है जब बाकी के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे कि हम लोग बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, मतलब आप हमारी बिजनेस में एंटर कर सकते हो। गॉट इट, इतनी बातें क्लियर है आपको। बस आज मुझे आपको इतनी क्लियर करना था। एक लास्ट पॉइंट और है, फॉलोइंग एज प्रोविजन पर्सन्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कभी आपसे पूछते हैं कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, तो 3 आंसर्स हैं। फर्स्ट, माइनर मेंबर्स बिलो द एज ऑफ 18। सेकंड, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, किसी का दिमाग ठीक नहीं है वो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। थर्ड,
पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, अगर किसी लॉ ने किसी पर्सन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, शायद उसका पहले कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, तो वो भी कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता पार्टनर्स के बिहाफ पर। फाइन, कौन से 3 लोग हुए फटाफट से रिवाइज कराओ? माइनर मेंबर्स, पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। फाइन, बस इतनी थ्योरी मुझे आज आपको पढ़ानी थी। अब बाकी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइन, एक बार मेन बातें फटाफट से मैं आपको रिकॉल कराऊँ फटाफट, अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी जिस्ट। सेक्शन नंबर 4, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मिनिमम पार्टनर्स 2, मैक्सिमम पार्टनर्स 50। इसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है। रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं अगर डीड नहीं होगी? तो अगर क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं करी तो सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक बाकी के सारे पार्टनर्स हाँ नहीं करेंगे तब तक। फाइन, और अभी हमने पढ़ा 3 तरह के लोग हैं जो एंटर नहीं कर सकते एग्रीमेंट में। फर्स्ट, माइनर मेंबर्स बिलो द एज ऑफ 18। सेकंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। और थर्ड, पर्सन्स डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वीडियो पर। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।